तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में और आपके पसंदीदा चैनल लक्ष्य में। आज 12 अप्रैल है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स से होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कल के वीडियो के अंत में जो पूछा गया प्रश्न था उसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है या नहीं। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज का आर्क क्लोजर किस नदी में पूरा हुआ है। तो झेलम, सतलुज, चेनाब, सिंधु। तो इसका आंसर होगा चेनाब। तो कई लोगों ने सही आंसर दिया है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी पर अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का आर्क क्लोजर पूरा किया गया, कंप्लीट किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर कि पहला प्रश्न क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है सोनम सेठ, दुती चंद, हिमा दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दुती चंद। दुती चंद को अभी छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जकार्ता एशियाई खेल में 100 और 200 मीटर में रजत पदक विजेता दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कोविड-19 महामारी के कारण 14 अप्रैल को एक आभासी पुरस्कार समारोह में यह आयोजन किया गया और उनको इस पुरस्कार से वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये किस राज्य का पुरस्कार है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुरस्कार है। और यह पुरस्कार भारतीय महिलाओं को खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? भारतीय महिलाओं को ही दिया जाता है। केवल कौन सा? वीरानी पुरस्कार केवल भारतीय महिलाओं को दिया जाता है और ये खेल सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 2019 में इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला धावक बनी दुती चंद। दुती चंद 2019 में इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला धावक बनी थी और वह पहले ही 100 मीटर में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम भी कर चुकी है। तो नेशनल रिकॉर्ड जो है 11.22 सेकंड का 100 मीटर में वो किसके नाम है? दुती चंद के नाम है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या 12 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाने के लिए 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यह होम्योपैथी के महत्व और चिकित्सा की दुनिया में होम्योपैथी के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप इस थीम के साथ इस दिवस को मना रहा है। यानी कि होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप, ये थीम जो है आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और इस पर विश्व होम्योपैथी दिवस जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से जो थीम है वो ये जारी की गई है। तो होम्योपैथी भारत में दवाओं की मान्यता प्राप्त प्रणालियों में से एक है और आयुष यानी कि जो आयुष मंत्रालय है उसकी फुल फॉर्म में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आते हैं तो मंत्रालय का हिस्सा है। यानी कि होम्योपैथी जो है आयुष मंत्रालय का हिस्सा है। और सैमुअल हैनीमैन ने 1796 में 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इसको विकसित किया था। किसे? होम्योपैथिक को विकसित किया था। इसका एक सिद्धांत होता है कि मानव शरीर स्वयं से ही अपने आप को ठीक करने का प्रयास करे। इस सिद्धांत पर होम्योपैथी उपचार कार्य करता है। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि बाजोसा उस्मानी किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ऑप्शन है सर्बिया, रोमानिया, कोसोवो, अल्बानिया। तो इसका आंसर होगा कोसोवो। कोसोवो देश की अभी बाजोसा उस्मानी जो है नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है और वह देश की सबसे युवा राज्य प्रमुख और दुनिया में सबसे कम उम्र की राज्य प्रमुख बन गई है। यानी दुनिया में सबसे कम उम्र की राज्य प्रमुख कौन है? बाजोसा उस्मानी, जो कि कोसोवो देश की राष्ट्रपति हैं। तो 38 वर्षीय नए राष्ट्रपति ने कोसोवो विधानसभा द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए अपना पद संभाला है और ये बाल्कन राष्ट्र की दूसरी महिला नेता बनी। इसके अलावा बाजोसा उस्मानी ने हाशिम
थासी की जगह ली है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना कोसोवो है और मुद्रा यूरो है। कोसोवो यूरोप का एक देश है। किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस राज्य को नहर आधारित पेयजल परियोजना के विश्व बैंक और AIIB द्वारा ऋण को मंजूरी दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा पंजाब। तो विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए 300 मिलियन ml के डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है और इस परियोजना के तहत पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार और अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी के नुकसान को कम करना इसका उद्देश्य है, इस परियोजना का उद्देश्य है। तो विश्व बैंक ये दुनिया में सबसे बड़ा वित्त प्रदाताओं में से एक है जिसका लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देखा जाए तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के दौरान 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? डेविड माल्पस और मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं MD अंशुला कांत है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलने से पहले ये देख लेते हैं कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक क्या है। तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। इसके अलावा जनवरी 2016 में इसका संचालन शुरू किया गया था। कब संचालन शुरू किया गया था? 2016 में इसका संचालन शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और वर्तमान में अभी इस एशियाई बैंक के या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के जो सदस्य देश हैं वो 103 सदस्य देश है। तो चलते हैं वीडियो के अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोग किसी भी धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में निहित है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है या चुन सकता है। तो एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोग धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान लोगों को धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। धार्मिक विश्वास निजता के मौलिक अधिकार का यह हिस्सा है। ठीक है, धार्मिक विश्वास निजता के मौलिक अधिकार का यह हिस्सा है, यानी कि जो निजता है, राइट टू प्राइवेसी है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है, उसी के अंतर्गत इसको माना गया है कि जो मौलिक अधिकार है धार्मिक विश्वास किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है और ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म चुनने का अधिकार देता है और निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो धर्म के प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी कि इसमें यह कहा गया स्पष्ट रूप से कि किसी व्यक्ति में आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति को आप फोर्सफुली या ज़बरदस्ती करके उसे अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है और यह हर धार्मिक समूह को धार्मिक संस्थानों की स्थापना, रखरखाव एवं उसके प्रबंधन का अधिकार भी देता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वह भी इस बात की गारंटी देता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सार्थक परियोजना या सार्थक योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा अभी सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने सार्थक योजना नामक एक योजना की शुरुआत की। सार्थक योजना नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके उद्देश्य से इसको लागू किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की भी अध्यक्षता की जिसमें सार्थक योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कहा गया।
क्या है सार्थक योजना? तो 29 जुलाई 2020 को जारी की गई थी कौन सी? नई शिक्षा नीति 2020। तो उसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसरण में और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक निर्देशात्मक और विचारोत्तेजक योजना विकसित की है और इस योजना का क्या नाम है? सार्थक योजना है। इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति यानी कि सार्थक का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन नाम दिया गया है। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो सार्थक योजना को भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है और यह योजना शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को ध्यान में रखती है और इसके साथ साथ संघवाद की भावना का पालन भी करती है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 1 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्य योजना को तैयार किया है। तो ये किससे संबंधित है? सार्थक जो है शिक्षा नीति से संबंधित है। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की उससे रिलेट करती है, उससे संबंध रखती है। इसके अलावा इसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत किसने की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओसिरिस क्या है? ओसिरिस क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो ऑप्शन है उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बाह्य ग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बाह्य ग्रह। ये वो बाह्य ग्रह है जो कि हमारे सौरमंडल से बाहर देखा गया है। तो ओसिरिस जिसे आधिकारिक तौर पर जिसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या रखा गया है? HD 2094-58b कहा जाता है और यह पहला ग्रह है जिसे खगोलविदों ने पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर देखा है। यानी कि हमारा जो सौरमंडल है पूरा, जिसमें हमारे 8 ग्रह, एक सूर्य है और इसके अलावा अधिकांश जो ग्रह हैं उनके अपने उपग्रह है। इस पूरे सौरमंडल से बाहर जो पहला एक ग्रह हमें दिखाई देता है वो कौन सा है? ओसिरिस है। और ओसिरिस जो कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह है जो हमारे सौरमंडल के बाहर का कोई ग्रह है। तो नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार ये पाया गया कि ओसिरिस के वातावरण में 6 प्रकार के रसायन मौजूद होते हैं। या चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग किस देश से समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है? तो डेनमार्क, स्वीडन, लंदन, कोसोवो। तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क देश ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को प्रदान करता है और ब्लू फ्लैग एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है या इको लेवल सर्टिफिकेशन है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा समुद्री तटों को प्रदान किया जाता है। ये पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण शिक्षा, संरक्षण और सुरक्षा और सेवाओं पर आधारित होता है। तो अभी हाल ही में ही समाचारों में इस वजह से रहा क्योंकि ओडिशा के मछुआरे जो है 5 समुद्री तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने के ओडिशा के कदम के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो का अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कर्मी सिविल डिफेंस पर्सनल आमतौर पर पाए जाते हैं? तो पुदुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में नागरिक सुरक्षा कर्मी पाए जाते हैं और नागरिक सुरक्षा कर्मी आमतौर पर दिल्ली में पाए जाते हैं। वे जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन काम करते हैं। किसके अधीन काम करते हैं? जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उसके अधीन काम करते हैं। और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाता है। कब? नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के द्वारा उन्हें रेगुलेट किया जाता है। तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया कि नई नागरिक सुरक्षा कर्मी जिन्हें दिल्ली सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के रूप में जाना जाता है के पास कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों पर कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। यानी कि जो सिविल डिफेंस है, दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, ये किसी भी तरीके से कोविड नियमों के उल्लंघन पर लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया। वह है चंद्रा नायडू, विपाशा देशमुख, संगीता आचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, उनका अभी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया
और वह भारत के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी रही हैं। CK नायडू 1932 में लॉर्ड्स में देश के पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का उन्होंने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और करंट अफेयर्स के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, हमारी दूसरी जो वीडियोज़ हैं, वो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।